मैं अपनी माँ से नफ़रत करती थी। सब कहते थे कि मेरी माँ कलंकनी है। मेरा नाम सीमा है। मेरे पिता का देहांत मेरे पैदा होने से पहले ही हो गया था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। आज मेरी शादी का दिन है। मैं दुल्हन के रूप में तैयार बैठी थी कि तभी मेरे मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि एक औरत तुमसे मिलने आई है। जब मेरे मामा ने बताया कि ये तुम्हारी माँ है तो मैंने उस औरत से मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी शादी के दिन एक बदचलन औरत से नहीं मिलना चाहती थी। मेरे मामा ने मुझे शांत किया और फिर मामा मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। सीमा बेटा तैयार हो गई? एक आध घंटे में बस बारात दरवाजे पर पहुंचती ही होगी। किशनलाल जी ने अपनी भांजी सीमा से कहा। जी मामा जी, बस चूड़ियाँ पहननी बाकी रह गई हैं। मामी जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसलिए दूसरे कमरे से लाने गई हैं। सीमा ने उत्तर दिया। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी तुमसे। किशनलाल जी कुछ सकुचाते से बोले। जी कहिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं? सीमा ने पूछा। वो तुम्हें किसी से मिलवाना था। किशनलाल जी बोले। जी कौन है वो? सीमा ने बहुत ही उत्साहित होकर पूछा। तुम खुद ही देख लो। इतना कहकर किशनलाल जी ने किसी को कमरे में आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी शॉल ओढ़े एक अधेड़ उम्र की औरत ने कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर सीमा ने आश्चर्य से पूछा। मामा जी कौन है ये? ये तुम्हारी माँ है बेटा। किशनलाल जी बोले। वो ये सुनकर सीमा भड़क उठी और बोली, ये यहाँ क्या करने आई हैं? ये मेरी माँ है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कभी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। ये तो मुझ दूध मुही बच्ची को अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी ना। आपने और मामी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आप और मामी ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत मेरी माँ कभी नहीं हो सकती जो अपनी अय्याशी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए। ऐसा मत कह बेटा, एक बार मेरी भी बात सुन ले। उस औरत ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ। सीमा बोली। फिर उस औरत ने सीमा से कहा कि सच कहा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और वह उसी समय वहाँ से रोती हुई चली गई। ये देखकर किशनलाल जी चुप न रह सके और सीमा से, ऐसा ना कह बेटा, इतनी कठोर मत बन। आखिर वो तुम्हारी माँ है, एक बार उसकी बात तो सुन ले। किशनलाल जी बोले। मामा जी, आप इनकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं? सीमा बोली। बेटा, इनके बारे में जो तुझे पता है वो ही मुझे भी पता है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विधवाओं के साथ मिली। मैंने इन्हें पहचान लिया और कहा कि जीजी, मैं आपका किशन छोटा भाई। लेकिन इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जीजी, आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? तब जाकर इन्होंने मुझसे कहा, किशन मुझे माफ़ कर दे। मुझ जैसी कलंकनी को तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। मैं असहाय और अकेली थी। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती। मुझसे दूर रहो। नहीं जीजी, आपको उसे आशीर्वाद देने आना ही होगा। मैंने कहा, नहीं किशन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जीजी बोली। तब जीजी से मैंने कहा, जीजी, मुझे मालूम है कि समाज ने तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकनी और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है मेरी शीतल दीदी कभी भी ऐसी नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा कर रहूँगा। तुमने आज तक जितनी भी राखियाँ मेरी कलाई में बांधी है
मुझे उन राखियों की सौगंध है। तब जाके वो मुझे वृद्धा आश्रम लेकर गई जहाँ वो रहती थी। वहाँ वो छोटे मोटे काम कर दिया करती थी, जिससे उन्हें वहाँ 2 समय का खाना और रहने के लिए छत नसीब थी। वहाँ जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मामा जी, क्या वो सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुन रखा है? सीमा ने पूछा। हाँ बेटा, वो सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं है, किशन लाल जी बोले। तो क्या आप मुझे माँ के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे? सीमा बोली। तू सच में सुनना चाहती है? किशन लाल जी बोले। हाँ मामा जी, मैं उनके बारे में सब सच सच जानना चाहती हूँ, सीमा बोली। तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। और किशन लाल जी ने शीतल जीजी की कहानी सुनानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल का था और शीतल जीजी ने अभी 16वें साल में कदम रखा था। शीतल जीजी मेरे सगे ताऊ जी की बेटी थी। शीतल जीजी की माँ उन्हें जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। तब परिवार वालों के दबाव में आकर शीतल जीजी के पिताजी राधेश्याम जी ने दोबारा शादी कर ली। लेकिन सौतेली माँ आखिर सौतेली ही निकली। वो तरह तरह के जुल्मों सितम ढाती शीतल जीजी पर, यहाँ तक कि शीतल जीजी 8वीं के बाद उनकी वजह से पढ़ न सकी। शीतल जीजी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें आगे पढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वो ज़रूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारण बस माँ बन ना सकी तो उसकी सारी भड़ास शीतल जीजी पर ही निकालती। कहती कि ये ही मनहूस है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शीतल जीजी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊ जी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा परदादाओं की पुरानी हवेली थी, इसलिए जगह की कोई कमी ना थी। हवेली के 2 हिस्से होने के बावजूद भी दोनों परिवारों को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे ही बगीचा और गौशाला थी, जहाँ 2 छोटी छोटी कोठरियाँ बनी थी, भूसा लकड़ी और उपले रखने के लिए। दोनों ही घरों को बड़े बड़े आंगन मिल गए और साथ में छत भी। मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं था, क्योंकि ताई जी का स्वभाव बहुत ही खरा था। उनकी किसी से भी ना पड़ती थी। ताई जी जब शीतल जीजी के साथ गलत व्यवहार करती तो वो मेरी माँ से ना देखा जाता, इसलिए जब वो ताई जी से कुछ कहती तो ताई जी उनसे कहती कि तू छोटी है और मैं तेरी जिठानी हूँ, तू मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। ये बात माँ को अच्छी नहीं लगती। दादी के रहने पर तब भी ताई जी का व्यवहार उतना ही खराब ना था शीतल जीजी के साथ, लेकिन दादी के जाने के बाद तो जैसे उन पर चंडी सवार हो गई थी। ना तो वो छोटों को सहती और ना ही बड़ों का मान रखती। शीतल दीदी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उन्हें पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वो घर का काम करती, उसके बाद जितना भी समय मिलता तो पढ़ लिया करती। इसी तरह एक रोज़ शाम का वक्त था और वो छत के किनारे बनी हुई दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग मांझे सहित कटकर आ गिरी है। उन्होंने उठकर इधर उधर देखा और सोचा कि ना जाने ये पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत की दीवार से नीचे झांक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और उसके संग एक छोटा सा बच्चा था। छोटे बच्चे को तो वो पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली मंझली भाभी का बेटा उदय था, लेकिन उसके साथ बड़ा लड़का ना जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ़ कीजिए, आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कटकर गिर गई है, वापस कर दीजिए। शीतल जीजी ने पतंग उठाई और छत से फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के से शीतल ने कहा, आप कौन हैं और रोज़ रोज़ आपकी पतंग हमारे घर पर आकर ही क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ जी, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वैसा ही है, वो बड़ा लड़का बोला। बड़े बदतमीज़ हैं जी आप, शीतल बोली। जी वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है तो बदतमीज़ हो गया हूँ, उस लड़के ने कहा।
चलिए जाइए, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर शीतल चली गई। अब वो लड़का घर की छत पर आकर किताब पढ़ते हुए शीतल को निहारने पहुंच जाता। शीतल भी कभी कभी किताब के पीछे से कनखियों से झांक कर उसे देख लेती तो वो मुस्कुरा पड़ता और शीतल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती। इधर उस लड़के ने शीतल के चचेरे भाई किशन से भी दोस्ती कर ली। अब किशन ने शीतल से उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। तब शीतल को पता चला कि वो लड़का मंजरी भाभी का भाई है और उस छोटे बच्चे उदय का मामा है। उसका नाम पवन है, जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में शीतल से कम 5 साल बड़ा होगा। पवन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारतों से शीतल का दिल जीतना शुरू कर दिया। शीतल शुरू में तो उसे भाव ना देती थी, लेकिन बाद में वो भी पवन के मोह पास में फंसने लगी। करती भी क्या, वो इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाके उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान तो ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर उसका मन शुष्क हो गया था, लेकिन पवन उसके जीवन में ओस की बूंदों की तरह आया था और उसने शीतल के मन को भिगो दिया था। अब शीतल के कठोर स्वभाव से थोड़ी नरमी आ गई थी। दोनों छत में जाते और अपने मन की बातें पत्रों में लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों अब एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। शीतल अब हरगिज भी पवन से दूर होने का नहीं सोच सकती थी और पवन भी शीतल से ही ब्याह करना चाहता था। वो उससे कहता, वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही मैं धूमधाम से तुम्हारे साथ ही ब्याह करूँगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। और फिर वो कहता, पवन तो शीतल हो तभी अच्छी लगती, गरम पवन तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। शीतल पवन, मैं तुम्हारे बिन और तुम मेरे बिन अधूरी हो। और ऐसी बातें सुनकर शीतल शर्म से पवन के सीने में अपना मुंह छिपा लेती। दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपते। और एक दिन शीतल की सौतेली माँ श्यामा बगीचे की कोठरी में उपले उठाने गई। कोठरी के किवाड़ अंदर से बंद नहीं थे, केवल अटके हुए थे। श्यामा ने जैसे ही कोठरी के किवाड़ खोले तो उसने देखा कि पवन शीतल की गोद में अपना सिर रख के लेटा हुआ है और शीतल उसके बालों को सहला सहला कर बातें कर रही है। अब श्यामा ने जब ये नज़ारा देखा तो वह गुस्से से उबल पड़ी। उसने पवन से पूछा, कौन हो जी तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। अब पवन की सिट्टी पिट्टी गुम हो डर के मारे कुछ न बोल पाया। तभी उसे बचाने के लिए शीतल बोल पड़ी, माँ, ये मंजरी भाभी के भाई है। मैंने तुझसे पूछा तो फिर तू क्यों मेरे सवाल का जवाब दे रही है? और तुम बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? जाते क्यों नहीं? श्यामा गुस्से से बोली। श्यामा की बात सुनकर पवन वहाँ से चला गया और शीतल उसे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था। श्यामा ने उस ढेर में से एक लकड़ी उठाई और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल ने अपना कोई भी बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। जब श्यामा शीतल को मारते मारते थक गई तो खुद ही उसने मारना बंद कर दिया और उसने शीतल को उस कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन शीतल ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। शीतल भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर पवन ने परेशान होकर किशन से यह कह दिया कि तुम्हारी जीजी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। किशन को ये पता हुआ तो उसने फौरन अपनी माँ को आकर बताया। किशन की माँ से ये सब ना देखा गया और उसने अपनी जिठानी श्यामा से उसे कोठरी से बाहर निकालने को कहा। श्यामा बोली, आई बड़ी सिफारिश करने वाली, पता है आज मैंने उसे एक लड़के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। आ जाने दो इसके बाप को, जो इसकी बहुत तरफदारी करता है। उसे सब बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसे कैसे करतूतें करती है। शीतल की गलती देखकर किशन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद श्यामा ने शीतल को घर में ही नज़र बंद कर दिया और आनन फानन में शीतल का ब्याह भी
तय कर दिया गया। इधर पवन ये खबर सुनकर तड़प उठा। एक दिन चिट्ठी लिखकर उसने किशन के हाथ भिजवाई कि वो शीतल से मिलना चाहता है, रात में बगीचे के पास मिलो। शीतल रात को बगीचे में उससे मिलने गई और पवन ने रोते हुए शीतल को गले से लगा लिया और बोला, शीतल ब्याह मत कर, मना कर दे इस ब्याह के लिए, कुछ दिन बस मेरा इंतज़ार कर ले, पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुझसे ब्याह कर लूँगा। मैं कुछ नहीं कर सकती पवन, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है, मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना सा ही था, मैं अब अपने माँ बाप को और धोखा नहीं दे सकती। और इतना कहकर शीतल ने खुद को पवन की बाहों से छुड़ाया और चली गई। पवन वहीं बगीचे में घुटनों के बल रोता रह गया। कुछ दिनों में शीतल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में पवन ने बहुत आंसू बहाए। जब शीतल दोबारा ससुराल से अपने मायके लौटी तो उसे पता चला कि उसकी शादी के 2 दिन बाद ही पवन ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर शीतल बहुत रोई और मन ही मन उसने पवन से माफ़ी मांगी। अब शीतल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था, क्योंकि उसके पति दयाल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो काफ़ी खुश मिजाज और मिलनसार था। वो शीतल का भी बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन दयाल के माँ बाप नहीं थे। उसे उसकी बड़ी बहन चंदा ने ही अपने घर आसरा दे रखा था। चूँकि चंदा निसंतान थी, इसलिए वो दयाल को अपने बेटे जैसा और शीतल को बहू की तरह मानती थी। दयाल एक बस कंडक्टर था। आमदनी इतनी हो जाती थी कि वो शीतल को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन शीतल की गोद ना भरी। अब चंदा को ये लगने लगा कि कहीं शीतल भी उसकी तरह निसंतान ना रह जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगवान ने शीतल की सुन ली। खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन दयाल की बस का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी मुसाफिर हताहत हुए, काफ़ी मुसाफिरों की मौत भी हो गई और मरने वाले लोगों में बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। इस खबर से शीतल बिल्कुल हिल गई। शीतल पर तो मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। दयाल की देह से लगकर दहाड़ मार मार कर खूब रोई। लेकिन रोने से क्या होने वाला था? किसी के रोने से मरने वाले कहीं लौट कर आते हैं क्या? शीतल रोती रह गई। दयाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत का दुख झेलते हुए शीतल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया और प्यार से उसका नाम सीमा रखा। लेकिन अब भी शीतल के दुखों का सिलसिला थमा नहीं था। उसे ये तो पता था कि उसका नंदोई बिहारी अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस पर भी खराब नीयत रखता है। एक दिन दोपहर के समय शीतल घर में अकेली थी। वो सीमा को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई हुई थी। इतने में बिहारी घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है। वो तो इसी मौके की तलाश में था। उसने शीतल को अकेली पाकर घर का दरवाज़ा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने अपने आप को बचा लिया और वो हट गई। लेकिन अपना वार खाली देख बिहारी गुस्से से लाल होकर बोला, आज तो चाहे जो हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा? ये सुनकर शीतल गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी, लेकिन वो राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्ची जाग उठी और जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने अपने घर से आवाज़ दी, क्यों री चंदा, बच्ची क्यों रुला रही है? तभी शीतल बिहारी से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूँगी। अगर हिम्मत है तो चिल्ला और बुला ले सबको। बिहारी बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाज नहीं करूँगी। शीतल फिर से बोली, लेकिन तब भी बिहारी नहीं माना। मजबूर होकर शीतल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी बिहारी दांव खेल गया और उसने सबसे ये कहा कि ये मेरे गले पड़ रही थी। क्या करे बेचारी, जवान खून है, जवानी संभाली नहीं जा रही है। जवानी के जोश में इसने ये भी ना देखा कि मैं इसके बाप के समान हूँ। कहने लगी, हल्ला मचा देगी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भले घर की लड़कियों की शोभा नहीं देती,
लेकिन ये कहाँ मानने वाली थी, बस लिपटने लगी मुझसे। मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कलंकिनी कहीं की, कुलच्छनी कहीं की, जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर, बदन की आग ठंडी हो जाएगी। ये सुनकर शीतल चुप ना रह सकी और बोली, ये आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसी समय चंदा भी आ गई और ये सब तमाशा देखकर वहीं कमर पर हाथ रख धरकर बैठ गई। फिर बोली, आप सब लोग जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। ये देखकर शीतल बोली, जीजी मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दोषी तो सीता भी नहीं थी, फिर भी अग्नि परीक्षा भी तो उसने दी थी। मुझे पता है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन तू ये क्यों भूल रही है कि ये समाज पुरुषों का बनाया हुआ है, जो वो चाहेंगे वही होगा। चंदा बोली। उस समय तो चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात को उसने शीतल से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूँगी। तू ऐसा कर, बच्ची को यहीं मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं सब संभाल लूँगी। और रातों रात चंदा ने शीतल को कुछ पैसे देकर शहर जाने वाली बस में बैठा दिया। इधर बिहारी को मौका मिल गया और उसने शीतल को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। खानदान का नाम बदनाम कर दिया और बिहारी ने शीतल के पिता से कहा कि बच्ची को ले जाएं, हम उसे नहीं रखेंगे। शीतल के पिताजी सीमा को ले आए, लेकिन सौतेली माँ ने भी पालने से मना कर दिया। किशन की माँ नन्ही सी बच्ची को ना छोड़ सकी और उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक शीतल के पास पैसे थे तो वो जी रही थी, लेकिन पैसे ख़त्म होने के बाद वो भूखों मरने लगी। एक दिन इसी तरह भूखी प्यासी वो सड़क किनारे जा रही थी और चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी। सड़क किनारे एक छोटी सी गुमटी में लुहार अपना काम कर रहा था। उसने शीतल को बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। शीतल होश में आई तो उसने पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ में कौन है? तब शीतल ने अपनी राम कहानी उस लोहार को सुना दी। वो लोहार बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो और जो रूखी सूखी पकाओगी तो तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह शीतल उस लोहार के संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव से कोई व्यक्ति शहर आया होगा तो उसने शीतल को उस लोहार के संग देख लिया। उसने सारे गांव में ये कह दिया कि वो किसी लोहार के साथ मुंह काला करती फिरती है। बिहारी ने सही कहा था, वो उल्टा ही थी। इस तरह बिहारी सही साबित हो गया और शीतल बदचलन आवारा साबित हो गई और कुछ दिनों बाद वो लोहार भी तपेदिक से मर गया और एक बार शीतल फिर अकेली हो गई। लेकिन इस बार वो अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उनकी सेवा करने लगी। वो इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी। उसे रहने के लिए वहीं जगह मिल गई थी। लेकिन जब उसका शरीर कमज़ोर होने लगा तो वो मथुरा चली गई और वहाँ उसने वृद्धा आश्रम में सहारा लिया। फिर जब किशन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी ने सीमा को माँ बाप की तरह संभाल लिया। किशन को भी शीतल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। उसे तो बस वो ही मालूम था जो समाज ने उसे बताया था। उसने सीमा को भी वही बताया, लेकिन जब शीतल जीजी किशन को मिली तब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसलिए सीमा बेटा माफ़ कर दे उस अभागन को, कितने कष्ट झेले हैं उसने। आज उसके सीने से लगकर उसके सभी कष्टों का निवारण कर दे। किशन लाल जी बोले। सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगी और किशन लाल जी से बोली, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। किशन लाल जी सीमा को शीतल के पास ले गए। शीतल बाहर पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। सीमा फौरन जाकर शीतल से लिपटकर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। तब शीतल बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। सीमा बोली और दोनों माँ बेटी ऐसे ही लिपटकर रोते रहे। किशन लाल जी दोनों माँ बेटी को अंदर लेकर आए। सीमा ने अपनी माँ को एक बहुत सुंदर साड़ी पहनने के लिए दी और अपनी माँ को अच्छे से तैयार किया। किशन लाल जी ने सीमा का कन्यादान शीतल के हाथों से कराया। सीमा की शादी धूमधाम से हो गई और विदा होकर अपने घर चली गई। शादी संपन्न होने के बाद किशन लाल जी ने शीतल से कहा, ये जीजी, ताऊ जी और ताई जी तो अब रहे नहीं। ताऊ जी का घर, जमीन सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, बस अब और नहीं।
अपना घर बार जमीन जायदाद आप सब खुद संभालो। मैंने बहुत साल संभाल लिया। शीतल की आंखों में भाई की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ संभाल लेती है। सारी ज़िंदगी कष्ट उठाने के बाद शीतल की ज़िंदगी में अब खुशियाँ आ गई थी। सीमा भी रोज़ाना फ़ोन करके अपनी माँ का हाल चाल पूछती थी। मौका मिलते ही अपने माँ के साथ रहने के लिए भी आ जाती थी। काश इसी तरह सबके जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।